माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक है आज का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वर्ड आते ही सभी लोग सांस लेने और सांस छोड़ने की बात सोचने लगते हैं, इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, सांस लेने को इनहेलिंग कहते हैं और सांस छोड़ने को एक्सहेलिंग, और उसको मिला करके आप ब्रीदिंग कहते हैं। दैट वाज ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है, यानी सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है। ब्रीदिंग नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाता है, एयर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, वो हमारे लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में पहुंचने के बाद एल्वोलस होती है लंग्स में, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे CO2 बाहर आती है लंग्स में, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो एयर को छोड़ते हैं, उस एयर में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये है ब्रीदिंग। फ्लो चार्ट में शेयर कर देता हूँ, देख लीजिए। ओके, नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड। फूड मतलब ग्लूकोज, ठीक है। बर्निंग का मतलब ब्रेकडाउन, बायोकेमिकल ब्रेकडाउन इज द बर्निंग हियर, ठीक है। सो C6H12O6 plus 6O2 इट गिव्स 6H2O plus 6CO2 plus एनर्जी, यानी ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। और यही बायोकेमिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व की जाती है। अब ये समझ में आ गया। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम जब सांस छोड़ते हैं बाहर निकलता है, ये कैसे प्रूफ हो? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया जाता है जिसमें लाइम वाटर का यूज़ करते हैं हम लोग, और लाइम वाटर में हम CO2 को फूंकते हैं। क्या करते हैं? उसको हम फूंकते हैं। तो इस एक्टिविटी का फिगर मैं शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें देख रहे हैं कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक आदमी फूंक रहा है वो ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड वाला मटेरियल है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। तो रिएक्शन क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फूंकते हैं तो CO2 निकलता है। अब CO2 निकलने की वजह से ये रिएक्शन करता है इसके साथ और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट दूध में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कंफर्म करता है कि जो हमने फूंका उसमें CO2 ही निकला, तभी ये कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन टू चेक दैट CO2 इज प्रेजेंट इन आवर एक्सहेलिंग। जो हमने सांस छोड़ा उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था। रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो रेस्पिरेशन दो तरह की हो सकती है। एक जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, दूसरा जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन, तो इसको एरोबिक, इसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और जब एब्सेंट होता है तो एनएरोबिक, इसके आगे AN लगा देते हैं, एनएरोबिक हो जाता है, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन से हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, या ये कहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन ही मिलता है। बहुत रेयर केस होगा जहाँ एनारोबिक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इनके एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें आती हैं। इसी तरह से फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस है जहाँ पे कम से कम सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है, और एक्चुअल में पूरा रेस्पिरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। हमने जो खाना खाया, इसके पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ लिया, तो हमने जो फूड लिया, हमने जो फूड यूटिलाइज किया, अब वो फूड एब्जॉर्ब होके बॉडी में हर एक सेल में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो चुका। ट्रांसपोर्टेशन भी आपने पढ़ा। डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद रेस्पिरेशन दिया है। कितना सटीक तरीके से NCERT ने पैटर्न डिजाइन किया है। पहले डाइजेशन बताओ, फिर
ट्रांसपोर्टेशन बताओ, जब ये दोनों हो जाएगा तब रेस्पिरेशन बताना है। तो जब फूड के बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, हर एक सेल में फूड पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करके एटीपी यानी एनर्जी बनाना है, तो अब रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन यूज होती है हमारी बॉडी में, तो हमारे सेल के अंदर, सेल को अगर आप समझिए, ये हो गया सेल, ये हो गई न्यूक्लियस, इसी तरह से और कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्मा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इन्हीं की जरूरत है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस टिपिकली, साइटोप्लाज्मा, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। जब फूड पहुंचता है तो काम कैसे करता है? अब जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। ये पहला स्टेप है, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, और इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। दिस स्टेप इज व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis is a biochemical process in which glucose is converted into pyruvic acid. ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्मा में हो रही है। ये प्रोसेस कहाँ हुई? साइटोप्लाज्मा में। लेकिन ये जो पायरुविक एसिड है, अब इससे एनर्जी चाहिए हमको, और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 8 एटीपी बने, ठीक है, 8 एटीपी बने, जिसमें से 2 डायरेक्ट बनते हैं। खैर टोटल 8 बनते हैं उस स्टेप में। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये अगर इससे एनर्जी चाहिए तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुविक एसिड एंटर करती है तो एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में, एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में इसको एंट्री मिलती है, क्योंकि पायरुविक एसिड को एज इट इज एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलती है। और फिर ये साइक्लिक तरीके से घूमती हुई वापस एक साइकिल को कंप्लीट करती है, और इस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनने में 3 एटीपी बन जाती है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल से 3 एटीपी, 2 मॉलिक्यूल से इंटू 2 कर लीजिए। इसी तरह से एक एसिटिल कोएंजाइम ए जो पूरा साइकिल क्रेब साइकिल में घूम लेता है तो 12 एटीपी बन जाती है, तो 2 होगा तो 24 हो जाएगा। तो आपने देखा ये है रेस्पिरेशन, समझ में आया बच्चों? ये है रेस्पिरेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, प्रोसीड करती है। इसीलिए इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन के 2 स्टेप पढ़े आपने। जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और जब पायरुविक एसिड साइक्लिक मैनर में मूव करता है एसिटिल कोएंजाइम ए बनके, ये क्रेब्स साइकिल कहलाता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्मा में हुआ, उसके बाद की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम एटीपी बनी, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ये बनाता है। समझ में आ गया? यही रेस्पिरेशन है। अब आपको समझना है कि टोटल एनर्जी बनी कितनी, एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी बनी। तो देखिए इस प्रोसेस में 8 एटीपी बन गई, ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बनी, यहाँ पे टोटल 6 एटीपी हो जाएंगी, है ना, ये हो गई 6 एटीपी। एक बार साइकिल चलने पे 12 एटीपी बनती है, यानी 2 बार में 24 बनेगी, तो टोटल 24 एटीपी बन जाएंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करने पे आपको पता चलेगा ये हो गया 8 और ये हो गया 3, 38।
एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी बनाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 38 एटीपी बनाता है और एक एटीपी से 7 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज हो जाती है लगभग। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फूड की ज़रूरत है। और रेस्पिरेशन का यही मतलब होता है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो सिंपल मॉलिक्यूल CO2 होगा, ये क्रेब्स साइकिल में CO2 बन के बाहर निकलेगा, H2O निकलेगा। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। अब मैंने कहा कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। तो समझिए कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये जो क्रेब्स साइकिल नीचे चल रही है ये यहीं स्टॉप हो जाएगा, पायरुविक एसिड पे स्टॉप हो जाएगा। अब ये क्रेब्स साइकिल चल ही नहीं पाएगा, है ना। ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो नॉर्मली हमारी बॉडी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खूब तेज दौड़ते हैं, तो देखते हैं दर्द होने लगता है, या बॉलिंग कराते हैं या बैटिंग करते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं तो ये दर्द होता है, या पाँव में दर्द होने लगता है, मसल्स में, साइकिल चलाते हैं तो वो दर्द इसलिए होता है कि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई जो पहुँचनी चाहिए तो उतनी नहीं पहुँच पाती है, लेकिन एनर्जी वहाँ ज़्यादा खर्च हो रही है, मेहनत ज़्यादा हो रही है। तो जो पायरुविक एसिड वहाँ बना वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, वो लैक्टिक एसिड में, ये भी 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है। अब जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो दर्द महसूस होना शुरू होता है। जैसे आराम करते हैं ये लैक्टिक एसिड फिर से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे फिर जब लैक्टिक एसिड कम हो जाता है तो हमें आराम मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्रेब्स साइकिल चलने के बजाय लैक्टिक एसिड बन जाएगा और बदले में CO2 निकल जाएगा। तो आपने देखा कि आगे की जो एनर्जी बननी थी वो नहीं बनी, बहुत कम एनर्जी मिली हमको, तो इसीलिए हमें बहुत कम एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंट में एनर्जी का फॉर्मेशन कम हो गया। समझ में आया ना क्यों कम हो गया। इसी तरह से एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, यानी किड़वन, हिंदी में कहते हैं उसको किड़वन। अब मैं आपको एक फेट बनाता हूँ, एक पाथ बनाता हूँ जो NCERT में गिवन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस के हिसाब से ग्लूकोज जो है वो कैसे कन्वर्ट हो सकता है किस किस प्रोडक्ट में, यानी कौन कौन से उसके फाइनल प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसके लिए NCERT में एक चार्ट दिया हुआ है और कंपेयर करके दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, केवल इसी चार्ट से आपको खूब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाएंगे। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और बनता क्या है? पायरुवेट प्लस एनर्जी। एनर्जी बड़ी कम होती है, लगभग 2 ATP डायरेक्ट और बाकी इनडायरेक्ट ATPs बनती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है 100%, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस वाली कंडीशन आती है और ये प्रोसेस ईस्ट में होती है। इसकी वजह से इथेनॉल नाम का एक मॉलिक्यूल बनता है और इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये प्रोसेस कभी भी रिवर्स नहीं होगी, ये नॉर्मली रिवर्स नहीं होती। एक CO2 का मॉलिक्यूल भी फ्री हो गया और थोड़ी बहुत एनर्जी, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनती है। यहाँ एनर्जी बहुत कम बनता है इस प्रोसेस में, यानी ग्लूकोज से इथेनॉल बन गया। ये प्रोसेस ईस्ट की प्रेजेंस में हो गया और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ अनुपस्थित हो गया और ईस्ट, वहाँ पर ईस्ट क्या है? एक फंगस है। ठीक है। तो ईस्ट का यूज वाइन फैक्ट्री में किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए नेचुरल तरीके से। दूसरा, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, वही ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। और हमारी मसल्स में, जैसा कि मैंने अभी बताया, साइकिल चलाना, दौड़ना, हमारी मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो, 100% एब्सेंट ना हो, बाद में फिर ऑक्सीजन मिल सकता है, तो जब थोड़ी कमी होती है उस कंडीशंस में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल में कन्वर्ट होने की बजाय किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में।
और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और फिर फर्दर ऑक्सीजन मिलने पे ये रिवर्स भी होता है या बाद में अपने आप पे रिवर्स होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। छोटे से अमाउंट में एनर्जी बनती है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं बनती है। नेक्स्ट, ग्लूकोज से पायरुवेट बना और अगर ऑक्सीजन मौजूद है यानी प्रेजेंट है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस चलेगी, वो मैंने आपको बताया, समझाया, और उससे CO2, वाटर और ATP यानी हाई अमाउंट में एनर्जी बनेगी और इस वाले पाथवे में 38 ATP बनेगी। अभी अभी आपने कैलकुलेट भी किया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी या सेल के अंदर, और ग्लूकोज के अलग अलग ब्रेकडाउन होने के तरीके। ठीक है, अब हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।